डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सबके घरों में दाल की महक उसी से आती है, लेकिन अक्सर खुद उसकी थाली ही अधूरी रह जाती है। वो अन्नदाता है, देश का आधार है, उसकी खुशहाली में ही सबकी बहार है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दलहन किसानों की। नमस्कार, मैं हूं मोनालिसा, स्वागत करती हूं आप सभी का सच के साथ में। बात जब सच की आती है, सच्चाई की आती है, तो दोस्तों दालों के मामले में हमारी सच्चाई कुछ अजीब सी है, क्योंकि दुनिया में दालों के उत्पादन के मामले में हम भारतवासी सबसे आगे हैं। जी हाँ, हमारी हिस्सेदारी लगभग 60% है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा दूसरे देशों से दालों का आयात भी हमें ही करना पड़ता है। वजह यही है कि दालों के उपभोक्ता भी सबसे ज्यादा यहीं पर है और दिन ब दिन दालों की मांग बढ़ती ही चली जा रही है। और ऐसे में इस क्षेत्र को देखते हुए, इसके खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, मिट्टी की सेहत के मामले में इसकी उपयोगिता को देखते हुए, जहां पहले से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन चलाया जा रहा था, वहीं अब दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत 2030-31 तक हमें दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर आप किसानों की भूमिका आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसका उत्पादन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे दलहन क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता मिलेगी, मिट्टी की सेहत सुधरेगी और जाहिर तौर पर दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत जो सरकार का लक्ष्य है कि 100% दालों का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा किसानों से, तो इससे आपकी भी आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। लेकिन हम समझते हैं कि इस बीच आपके सामने कुछ चुनौतियां भी है। जलवायु परिवर्तन है, मौसम की अस्थिरता है, बाजार की अस्थिरता है, इसके साथ ही कृषि से जुड़े हुए तकनीकी बाधाएं हैं, साथ ही रोग और कीट की भी बाधाएं हैं। तो आज इस कार्यक्रम में अगले 1 घंटे के दौरान हम खास तौर पर फोकस करेंगे दलहन के रोग नियंत्रण पर, क्योंकि जब आप खेत में कड़ी मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, तो कई बार रोग या किसी कीट की वजह से आपको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। दलहन के मामले में तो बात करें तो ये नुकसान 30 से 40% होकर, अगर गंभीर रोग है तो 80 से 100% तक नुकसान हो सकता है किसानों का। तो ऐसे में अगर आप दलहन उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप जो रोग नियंत्रण है उसके बारे में पूरी जानकारी रखें और उसके तहत कार्य करें। और इस बारे में हमें खास जानकारी देने के लिए विशिष्ट मेहमान मौजूद है, आपका परिचय हम कराएंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। रबी की दलहनी फसलों की बुआई का समय आ चुका है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए दूसरे जरूरी क्रियाकलापों के अलावा दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन करना भी काफी जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह रोग हम इंसानों के शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है, ठीक उसी तरह ये रोग फसलों को भी धीरे धीरे खोखला कर फसल को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन करना जरूरी है और इसके कई तरीके हो सकते हैं। दलहन उत्पादन बढ़ाने में सस्य क्रियाओं, परंपरागत और व्यवहारिक विधियों का समावेश रोगों के निवारण में काफी उपयोगी साबित हो सकता है। सफाई, फसल, खरपतवार व उनके अवशेषों को नष्ट करना इसमें काफी जरूरी होता है। फसल समाप्ति या कटाई के बाद उनके अवशेषों को खेतों में ही छोड़ दिया जाता है, जो कि उनमें पल रहे रोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही अगर खेतों के आसपास मेड़ों, नालियों आदि पर खरपतवार लगे रहते हैं, तो उन्हीं खरपतवारों पर बहुत से रोगाणु फसल कट जाने के बाद विकल्पी पोषक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे में फसल कटाई के बाद रोग से ग्रसित पौधों, पौध अवशेषों और खरपतवारों को नष्ट कर देने से आगे बोई जाने वाली दलहनी फसलों में कुछ रोगों जैसे उकठा, जड़ सड़न और पत्ती झुलसा के प्रकोप को कम किया जा सकता है। दलहन में रोग प्रबंधन के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से रोग सहनशील किस्मों का चयन करना अच्छा रहता है। पंक्ति व मेड़ों पर बुआई करने से भी रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है।
उचित दूरी पर बीजारोपण करने से रोगों का प्रकोप कम होता है। फसल चक्र अपनाकर भी दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन कर सकते हैं। दरअसल एक ही फसल या उसी समुदाय की फसलों को लगातार एक ही स्थान या क्षेत्र में बोते रहने से निरंतर भोजन मिलते रहने के कारण उनमें लगने वाले रोगों का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। फसल चक्र अपनाने से चने के उकठा रोग, सूखा जड़ सड़न, तना सड़न और झुलसा आदि रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मृदा में बीज जनित कई कवक और जीवाणु जनित रोग होते हैं जो अंकुरण होते समय और बीजों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। बीजों के अंकुरण और स्वस्थ पौधों की अच्छी संख्या हेतु बीजों का कवकनाशी से बीज उपचार करना फायदेमंद रहता है। जी हाँ किसान साथियों, सालों से आप दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं और कई बार कई तरह की समस्याएं, चुनौतियां आपके सामने आती रहती है। तो समय समय पर जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क जरूर किया करें और उनसे जानकारी लिया करें। आज के इस कार्यक्रम में भी विशिष्ट मेहमान हैं मौजूद जिनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से आप रोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा वो कौन से उपाय अपना सकते हैं जिसके तहत जो दलहन है उसका उत्पादन और उत्पादकता आप बढ़ा सके। तो इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए जो खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है, आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त है डॉक्टर समर्थ लाल मीणा, आप सस्य विज्ञान संभाग के प्रधान वैज्ञानिक है ICAR पूसा से, और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर कपिला शेखावत हैं, आप भी प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग ICAR पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ इस वक्त एक प्रगतिशील किसान है जो दलहन की प्राकृतिक खेती करते हैं, अमित देवल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर मीणा आपसे हम जानना चाहेंगे, खासतौर पे रबी दलहनी का फसलों का भी ये समय चल रहा है, लेकिन मोटे तौर पर दलहनी फसलों की उपयोगिता की अगर हम बात करें और खासतौर पे जिस तरह से सरकार की ओर से मिशन पर मिशन चलाया जा रहा है ताकि हम दालों के मामले में आत्मनिर्भर बन सके और जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनका भी हित हो, उनकी भी आमदनी बढ़े, तो इस दृष्टि से आप किस तरह से लेते हैं दलहनी फसलों को, इसकी उपयोगिता को? देखिए, जैसे कि आपने बताया पहले ही कि हर घर में दाल होती है और दाल रोटी हम बोलते हैं, तो दाल का बहुत बड़ा महत्व है जी। और दलहनी फसलें जो होती हैं वो सिर्फ हमारे खाने के लिए नहीं बल्कि हमारी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इनमें क्या है कि होती है प्रोटीन, और आपको पता है कि हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग हैं वो वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, तो उनको प्रोटीन के लिए दालों पर निर्भर होना पड़ता है। तो इसलिए हमें दालों का बहुत ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है जी। और उत्पादन हमारे देश में बहुत होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना उत्पादन नहीं कर पा रहे जितना हमारी रिक्वायरमेंट है जी। और जैसे रिक्वायरमेंट हमारी है उस हिसाब से हमें कुछ करना होगा, तो इसलिए हमको कुछ वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी होगी। और इसमें क्या है कि थोड़ा एरिया का भी विस्तार करना होगा और जो कोई इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप ले सकते हैं इसको। और आजकल तो क्या है कि समर में भी हम लोग कई दलहनी फसलों का वो करते हैं, उगाते हैं उनको जी। तो समर में भी उनको उगा सकते हैं। मूंग जैसी फसलें ऐसी होती हैं उनको उगा सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी जो उर्वरा शक्ति है जमीन की वो भी बनी रहेगी और हमारी जो खाद्य सुरक्षा है जो कि आप बता रही पहले से कि भाई हमारे भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है, इसके लिए कई मिशन चला रही है, इसमें MSP भी उसमें इंक्लूड है। तो किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि दलहनी फसलों का अपने जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समावेश करें जिससे हमारा उत्पादन बढ़े और आपको मुनाफा बढ़े। बिल्कुल, तो आपकी बातों से ही मैं बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शेखावत आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर हम देखते हैं कि जो किसान है वो धान गेहूं के फसल चक्र में ही उलझा हुआ रहता है और खासतौर पर अगर दलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों को देखें तो वो भी असिंचित क्षेत्रों में ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे में जो एक मिशन के तहत लक्ष्य है कि जो दाल का रकबा है वो हमें बढ़ाना है, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल करना है, तो आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे, वो कहां पर अपने दलहनी फसलों को फिट करें अपने खेती के पैटर्न में? जी, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया और डॉक्टर मीना ने भी शुरू में बताया कि जो हमारे खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा तीनों की दृष्टि से ही दलहन उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बताया कि धान गेहूं फसल चक्र पे ज्यादा एम्फेसिस है, तो इसी सिस्टम में भी हम दालों को एकोमोडेट कर सकते हैं। यानी कि आपकी देखिए जैसे रबी की फसल की जब कटाई होगी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, उसके बाद में और आपकी खरीफ की बुआई होती है जुलाई के प्रथम सप्ताह में, तो बीच का जो आपका 2.5-3 महीने का समय है उसमें हम कोई भी दलहनी फसल ले सकते हैं जिसके अंदर मुख्यतः उड़द और मूंग है। और आजकल बहुत कम अवधि की किस्में हैं जो 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। 2 पिकिंग लेने के बाद में आप उसको आप मिट्टी पलटने वाले
उसकी जुताई कर दें तो उससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। एक तो ये एरिया है। दूसरा, हम नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो उनको स्लीपिंग जायंट्स बोलते हैं। तो आने वाले समय में, और जिस मिशन की आपने बात की जो 11 अक्टूबर 2025 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, उसमें भी जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसमें 4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा है जो राइस के बाद में हम फैलो यानी कि कोई और फसल नहीं लेते, हम वहां फिट कर सकते हैं पल्सेस को। इंटरक्रॉपिंग के बारे में डॉक्टर मीना ने बताया, जो आपकी वाइड स्पेस्ड क्रॉप्स है, मान लीजिए आप मक्का लेते हैं या गन्ना है, उनमें बहुत ही बेहतर तरीके से हम इन फसलों को बीच में ले सकते हैं क्योंकि इनका बढ़ाव ज्यादा नहीं होता है। और उसके अलावा हम कहते हैं ब्रेक क्रॉप, जहां पे आप धान गेहूं फसल चक्र लगातार लेते आए हैं, उनमें 2 या 3 सालों में एक बार या तो आप रबी में या खरीफ में एक दलहनी फसल को इंट्रोड्यूस करके इस तरह से हम उसी एग्जिस्टिंग एरिया में पल्सेस के एरिया को एक्सपेंड कर सकते हैं। और डाइवर्सिटी, एक और फसल लेने से आपकी आमदनी बढ़ने का भी स्कोप बढ़ जाता है, वहीं पर मिट्टी की सेहत भी और बेहतर हो जाती है क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण दलहनी फसलें करती है, तो मिट्टी की सेहत बेहतर होगी तो जो अगली फसल है उसको भी अच्छे पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि दालों को आप अपने जो फसल उगाते हैं उसके पैटर्न में शामिल करें, और ऐसा किया है अमित जी ने हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद है। तो अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी दलहनी फसलें किस किस समय आप उगाते हैं, कैसे इसकी शुरुआत की और किस तरह से इससे लाभ हो रहा है, जानना चाहेंगे आपसे। जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इस समय जो रबी की फसल में बोई जाती है वो मसूर और चना और मटर बोया जाता है। तो हमारे यहाँ इससे लोग पहले तो जो हमारे यहाँ जो रोग लगता है, रोग के लिए हम प्रबंधन करते हैं, हम ऑर्गेनिक प्रबंधन करते हैं उसका सबसे ज्यादा। जैसे हम ट्राइकोडर्मा से जमीन का उपचार करते हैं और बीज का उपचार करते हैं हम ववेरियम बेसिवाना से। ठीक है। उसके अलावा जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है तो उसमें हम अपना नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं जिससे रोग बहुत कम हो जाता है। और अगर कोई फंगस, तो जानेंगे आपसे अमित जी कि किस तरह से आप रोग प्रबंधन करते हैं अपने दलहनी फसलों के खेतों में। और बात करें इस वक्त की तो रबी का समय चल रहा है, दलहनी फसलों का ये सही समय चल रहा है, उसमें खासतौर पे चना, मसूर और मटर जैसे जो फसलें हैं वो किसान लेते हैं। तो डॉक्टर मीना, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब हम रोग प्रबंधन की बात करते हैं तो कितना जरूरी है कि किसान जो है वो सही समय पर बुआई करें। बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे कि आपने बताया पहले भी कि 30 से 40% का नुकसान हो सकता है अगर उसमें रोग लगते हैं तो। और हमारी दाल वाली जो फसलें हैं इनमें जो हानिकारक कीट और रोग ज़्यादा लगते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए बहुत ही सेंसिटिव होती है क्रॉप। तो जैसे अभी मौसम चल रहा है रबी का, तो इस बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे एरिया में हमारे देश में उत्तरी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत, सब जगह बारिश खूब हुई है। तो जहाँ पे असिंचित क्षेत्र थे उसमें भी इस बार लोगों ने दाल वाली फसलें लगाई हैं, उसमें ऑयल सीड भी हैं, लेकिन दाल वाली फसलों का रकबा इस बार बढ़ेगा क्योंकि उनको पलेवा करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये जो बारिश हुई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बारिश हुई है। इससे हमारे देश में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता, लेकिन बारिश की वजह से किसान भाइयों ने दाल वाली फसलें उगाई हैं। तो वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर का जो महीना होता है इसमें 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक हम लोग इन फसलों की बुआई कर सकते हैं। ये सही समय है। अगर सही समय पर बुआई करेंगे तो इसमें हानिकारक कीट और रोग इसमें कम से कम लगेंगे। और जब भी किसान भाई जब फसल को बोएंगे तो वो बीज का उपचार जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बीज के जनित रोग होते हैं तो बीज के थ्रू आ जाते हैं। तो इस तरह करके आप अच्छे अपनी फसल को उगा सकते हैं। बिल्कुल, तो बीजोपचार के बारे में भी जानेंगे आपसे। चूंकि हम आज बात कर रहे हैं दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन की, तो उसमें बेहद जरूरी है कि आप वो उपाय खेती के दौरान जरूर करें ताकि रोगों की संभावना ही ना हो, वो स्थिति ही ना बने, जिसमें सही समय पर बुआई करना भी शामिल है। अब खेत की तैयारी पर भी आते हैं, तो डॉक्टर शेखावत आप हमें बताएं कि खेत की तैयारी के दौरान खासतौर पर जब जुताई करते हैं किसान, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो रोगों की आशंका है वो मिट जाए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो आप ये इस तरह से व्यवस्था करें हम कि हमारे उसमें पौधों में, हमारी फसल में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप ना ही हो। डॉक्टर मीना ने बीज उपचार के बारे में बताया। सही समय पर सही जो बुआई है उसको हम नॉन मॉनिटरी इनपुट कहते हैं, यानी कि उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सही समय निर्धारित करके खेत की तैयारी की, जहाँ तक आपने बात की, हमें पहले एक गहरी जुताई करनी है और उसके बाद मिट्टी को
थोड़ा जब हम खोल कर रखते हैं तो अगर जो पुरानी फसलों के जो अवशेष हैं उनमें मान लीजिए कोई कीड़े बीमारी, इनके जो कीटाणु स्पोर्स वगैरह, जो फंगल बीमारियां हैं, फफूंद जनित बीमारियां हैं, उनमें फंगस के स्पोर्स बचे रहते हैं, तो उसमें अच्छी अगर एयरेशन होता है तो ये अपने आप ही स्वतः ही ये इनके जो बीज जो होते हैं वो सब मर जाते हैं। और उसके बाद में आप एक मतलब हल्की इसमें कल्टीवेशन से करके पाटा लगाकर इसमें सही जो आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी बनाकर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी भी। नमी, अगर आपकी बहुत डेंस पॉपुलेशन होती है तो उसके अंदर नमी और ह्यूमिडिटी बहुत होती है, और अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में तापमान भी कम होगा और सूर्य का प्रकाश भी कम मिलेगा, तो समर्स में यूजुअली जो फंगल बीमारियां हैं, फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप कम होता है। लेकिन रबी में इनसे बचने के लिए एक तो बहुत अधिक दलहनी फसलों में इरिगेशन या सिंचाई हमको नहीं देना चाहिए, नमी की बहुत ज्यादा ना हो। अच्छा, लेकिन डॉक्टर शेखावत, यहाँ पर आपने दूरी की बात की, पंक्ति से पंक्ति और पौध से पौध की दूरी, तो वो कितनी होनी चाहिए? आपका सुझाव क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए जो हमारी रबी फसलें हैं जिसमें चना, मटर और मसूर आता है, तो चने के लिए हम लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी इसके अंदर पंक्ति से पंक्ति की होनी चाहिए, और मसूर में भी लगभग हम इतनी ही 30 सेंटीमीटर की दूरी की बात करते हैं। मटर में क्योंकि इसमें है तो इसमें हम जो आजकल जो हमारी इंप्रूव्ड किस्में हैं उसमें हम 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी मटर के लिए रख सकते हैं। और जो आपका बीज दर है उसका भी आप ध्यान रखें, और अगर आपका किसी कारण से मान लीजिए बीज ज्यादा भी पड़ गया तो 15 से 15-20 दिन के बीच में इसमें आप एक थिनिंग कर सकते हैं, जिससे आप पौधे से पौधे की दूरी भी बनाकर रख सकते हैं। बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें जब भी आप बुआई कर रहे हैं। तो यहाँ पर खेत की तैयारी की हम बात कर रहे हैं। अमित जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि वैसे तो गहरी जुताई का सुझाव देते हैं, लेकिन प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं दलहनी फसलों की, जिसमें गहरी जुताई आमतौर पर नहीं होती है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब आप खेत की तैयारी करते हैं दलहनी फसलों के लिए तो फिर आप किन बातों का ध्यान रखते हैं ताकि मिट्टी जनित जो ये बीमारियां हैं या फफूंद है इन सब से बचाव हो सके? मैम, सबसे पहले हम जैसे हमारी जो हम गहरी जुताई नहीं करते प्राकृतिक खेती में, तो प्राकृतिक खेती के लिए हमारे पास हम अपना कुछ ऐसे कीट प्रबंधन है जो हम अपना जैविक घर पे ही तैयार करते हैं। जी। जो हमारा जैसे हमारा गो आधारित प्राकृतिक खेती होती है। दूसरा हमारा जो हमारे नीम से हम तैयार करते हैं, नीमास्त्र जो तैयार करते हैं जी, उसमें हमारे नीम के पत्ते और उसके अलावा और जो भी हमारे कड़वे पत्ते हैं जिन्हें पशु ना खाता हो, उससे हम उसमें अपना खेत में जो अपनी पाटा लगाने के बाद जब उसमें वो करते हैं, हल्की जुताई करने के बाद जो गहरी जुताई नहीं होती उसमें हम उसका स्प्रे मार देते हैं। ठीक। तो उसके बाद उसमें जो हमारे रोग हैं, जो उसके जीवाणु पड़े हुए हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। और जब हम उसकी बीज का जो उपचार करते हैं, बीज का उपचार भी हम जो हमारा बीजामृत आता है उससे करते हैं। तो उसके बाद हमारा उसमें जो बीमारी है और जो फंगस है उसकी जो मात्रा है वो नहीं आती, हमारा बीज जो है स्वस्थ उगता है, बिल्कुल हमारे पौधे में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बिल्कुल, तो अगर प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं तो ये कुछ उपाय है जिन्हें आप अपना सकते हैं गहरी जुताई न करके भी, ताकि रोग से बचाव आप कर सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बीजों की बात करते हैं, किस्मों की बात करते हैं। ये भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि डॉक्टर मीना, अगर उत्पादकता दलहन के मामले में बढ़ानी है तो एक तो हाई यील्डिंग वेराइटीज भी जरूरी है और रोगों से बचाव करना है तो जो रोग रोधी किस्में हैं उन्हें भी लेना जरूरी है। तो जानना चाहेंगे आपसे, रबी की ये जो फसलें हैं, चना है, मसूर है, मटर है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव किसान कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आपका बीज अच्छा है, अच्छी गुणवत्ता का है, तो आपका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो भी ज़्यादा होगा जी। और बीज ही सब कुछ है। हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इनपुट होता है वो बीज होता है। अगर बीज आपने सही जगह से लिया है, सही बीज लिया है, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अभी रबी में क्या कि हम लोग चना उगाते हैं, मटर उगाते हैं, मसूर उगाते हैं, और इनमें भी आजकल हम लोगों ने बहुत सारी वैरायटी ऐसी इम्प्रूव किए हैं जिनमें रोग लगते ही नहीं है, जो कि रोग रोधी हैं जी। तो इनमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ, 2-3-4 किस्में हैं। वैसे किस्में बहुत सारी हैं, किसान भाई चाहे तो उनको कहीं से भी ले सकते हैं, और लेकिन जो उनका जो ऑथेंटिक सोर्स होता है वहाँ से लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि सिर्फ नाम से कुछ नहीं, ये है कि उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। तो जैसे चने की बात करूँ, चने में हमारी जो वैरायटी आजकल चल रही है बहुत ज़्यादा, पूसा मानव, ये ऐसी वैरायटी जो पैदावार अच्छी देती है और इसमें रोग भी नहीं लगते हैं। दूसरा हमारा पूसा 362 है, पूसा 1103 है, ऐसी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। और कुछ वैरायटियाँ हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ से भी उन्होंने पैदा की हैं, तो उनको भी किसान भाई ले सकते हैं। और जो भी केवी के है या फिर विश्वविद्यालय के जो काउंटर होते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं, एनएससी के काउंटर होते हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सोर्स ऑथेंटिक होते हैं। यहाँ जो बीज मिलेगा आपको वो अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा। और दूसरा मैं बात करूँ मटर की, मसूर की, तो मसूर में भी बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो कि रोग रोधी होती हैं। उनमें जैसे पूसा वैभव है, बहुत अच्छी वैरायटी है, अच्छा प्रोडक्शन उसका होता है और इसमें कोई रोग ज़्यादा लगता नहीं है। ऐसे ही
बहुत सारी किस्में आप ले सकते हैं। मटर भी है, मटर में बहुत सारी हैं, सपना है, बहुत सारी वैरायटियाँ इसमें हैं जो कि रोगरोधी होती हैं, तो इनका आप चयन कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शेखावत, आप हमें बताएं कि ऐसी ही अगर रोगरोधी किस्में किसान प्राप्त करना चाहते हैं तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, और इसके साथ ही सरकार की ओर से क्या कोशिशें चल रही है? जैसे कि मिशन भी चलाया जा रहा है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन तो चल ही रहा है, क्या इसके तहत भी किसानों को ये जो गुणवत्ता युक्त बीज है उपलब्ध कराए जाते हैं? बिल्कुल। देखिए, हम शुरू से ही दलहनों में आत्मनिर्भरता के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जिसमें 88 लाख किसानों को फ्री सीड मिनी किट दिए जाएंगे, जिसके अंदर दलहनी फसलें भी आवश्यक रूप से होंगी। हमारा उद्देश्य ये है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी है वो अभी भी 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम है, हम 880 के आसपास हैं, और इस आत्मनिर्भरता के लिए हमारा उद्देश्य है हम 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करें। उसके लिए आपको सबसे पहले आवश्यक है कि आप उत्तम गुणवत्ता का बीज किसान मित्रों तक पहुंचाए। तो जैसे कि डॉक्टर बीना ने भी बताया कि आईसीआर के जो शोध अनुसंधान संस्थान है, जैसे पूसा है, दलहनों के लिए समर्पित एक पूरा संस्थान कानपुर में है। इसके अलावा सभी जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जो जिनमें उन सब में भी शोध का काम होता है, और वो क्षेत्र विशेष के लिए विभिन्न किस्मों का जो है वो धीरे धीरे समय के अनुसार उनका विकसित करती हैं उनको। तो इन सभी विश्वविद्यालयों में, उन सभी आईसीआर संस्थानों में किसान मेले के रूप में एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम किसानों को बताते हैं कि हमारी इस बार ये किस्में हैं, हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस भी देते हैं। उसके अलावा अगर पूसा की बात करें तो हमारी वेबसाइट पर एक सीड पोर्टल है। अच्छा। उस सीड पोर्टल के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि हमारे अभी इस समय जैसे रबी में कौन कौन सी दलहनी फसलों की कौन कौन सी किस्मों के बीज उपलब्ध है। तो आप ऑनलाइन डिमांड देके अपना सीड का स्टॉक रुकवा सकते हैं और आप ले सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज जिसमें सेंट्रल वेराइटल रिलीज कमेटी CVRC से जो अनुमोदित है, आपके क्षेत्र विशेष के लिए जैसे प्रतिरोधी किस्म आपको कोई लेनी है वो ले सकते हैं। दलहनों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीड रिप्लेसमेंट रेशो, यानी कि जो सीड हमको हर बार नया लेना चाहिए, नई किस्मों का लेना चाहिए, रोटेट करके लेना चाहिए, वो अभी भी कम है, तो वो करना चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण है बीज उपचार। बीज उपचार कीटों के लिए, रोग के लिए, बीज प्रस्तापन और बीज उपचार ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता युक्त बीज प्रमाणित जगह से लेना तो जरूरी है ही। तो उम्मीद है इन बातों का ध्यान आप जरूर रखेंगे जब अगली बार आप दलहन की फसल लेंगे। और इसके अलावा रोग नियंत्रण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से रोग लग सकते हैं, इसके बारे में भी आप बातचीत हमारी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन के बारे में। और कुछ टिप्स तो आपको मिल ही चुके हैं कि किस तरह से आप रोग से बचाव कर सकते हैं। आइए इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और बातचीत में दोनों हमारे जो खास मेहमान हैं वो जिक्र कर चुके हैं बीज उपचार का। ये बेहद ही जरूरी है। मिट्टी जनित और बीज जनित जो रोग है उससे बचाव चाहते हैं तो बीज उपचार करना बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर मीना, दलहनी फसलों का बीज उपचार किस तरह से किया जाता है? देखिए, बीज उपचार तो सभी फसलों को करते हैं, लेकिन दलहनी फसलों में इसका बड़ा महत्व है जी। एक तो क्या है कि हमारे जो हानिकारक कीट है उनका प्रकोप भी रहता है,
और रोगों की हम बात कर ही रहे हैं, जो रोग हैं उनका भी इलाज करना होता है। और एक होता है राइजोबियम कल्चर जी। तो उसमें क्या है कि जितनी जो दलहनी फसलें हमारी होती हैं उनमें एक कैपेसिटी होती है कि वो जो हमारी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको अपनी जड़ों में वो फिक्स कर लेती हैं, तो इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए बीज उपचार करने के लिए हमें क्या एक घोल बनाना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि हमें 1.5 लीटर का पानी लेना पड़ता है, उसमें 150 ग्राम गुड़ डालना पड़ता है, तो 1.5 लीटर के आसपास वो घोल तैयार हो जाता है, जो कि 10 किलो बीज के लिए सफिशिएंट होता है, चाहे वो चने का हो, चाहे मसूर का हो, चाहे मटर का हो। उसमें करता क्या है, पहले तो हम लोग उसका उपचार करेंगे फफूंदीनाशक से करेंगे, जैसे बावेस्टिन हो गई, आपका जो कार्बेंडिजम है उससे हम उसका उपचार हम करेंगे। तो उसकी जो डोज है वो है 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम डालेंगे। तो वो उसमें पाउडर आता है, पाउडर फॉर्म में वो दवा आती है फफूंदीनाशक जो होती है, उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में मिलाएंगे, बीज में मिला लेते हैं अच्छे से। उसके बाद हम करेंगे उसको कीटनाशी से उसका उपचार करेंगे, जिससे क्या कि आने वाले समय में कीट ना लगे, उसमें हानिकारक कीटों का प्रकोप कम से कम हो। तो उसके लिए हम कोई भी हमारी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारी वो होती है कीटनाशी, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमारा इमिडाक्लोप्रिड हो गया। अगर कहीं टर्माइट का प्रकोप ज़्यादा, दिमाग का ज़्यादा प्रकोप है तो वहाँ क्लोरोपाइरिफॉस से आप कर सकते हैं। तो इनकी जो मात्रा होती है वो 4 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम उसमें डालते हैं। वो लिक्विड होता है तो उसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जैसे क्लोरोपाइरिफॉस है उसकी 6 ml मात्रा होती है 1 किलोग्राम बीज में, तो जो दिमाग का प्रकोप है वो बिल्कुल नहीं होगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें राइजोबियम का टीका लगाएंगे। तो जो घोल बनाया था मैंने बताया था आपको, उसमें राइजोबियम के ठंडा होने के बाद राइजोबियम के 2 पैकेट उसमें डालेंगे। तो उसको डालने के पर 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है वो। फिर उसमें बीज में हम उसको मिला लेते हैं, जिससे क्या है कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो बढ़ जाता है। उसमें राइजोबियम के जो जीवाणु होते हैं वो बढ़ जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है। तो संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें होगा। बिल्कुल। और यहीं पे मैं अमित जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती में तो बीजामृत तैयार किया जाता है, और हमें बताएं कि इसके लाभ क्या है और आप किस तरह से बीजामृत बनाते हैं। इसके लाभ हैं, इससे हमारे जो बीजामृत बनाते हैं उससे जो हम बीज उपचार करते हैं तो हमारे जो बीज हैं जो खेत में बोने के लिए हमें चाहिए, वो उसमें हमारा जो है मतलब रोगों की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जी। मतलब जो बीजामृत है हमारा बनाने के लिए हम जैसे अपना गोमूत्र हो गया उसमें, ठीक है, कुछ गुड़ हो गया हमारा उसमें, और थोड़ा गाय का गोबर हो गया उसमें, तो उसके द्वारा हम उसे तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद उसे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है सबको मिलाकर। जैसे 1 किलो गोमूत्र हो गया, 1 किलो गोबर हो गया, और उसमें 200-250 ग्राम गुड़ हो गया, और ये हमारा 2 से 2.5 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसे छान लेते हैं कपड़े से। उसके बाद हम इसे बीज पे, जैसे बीज हमने एक कपड़े पे फैला लिए, उसके ऊपर इसे बीज के ऊपर गिरने के बाद और उसे मिलाने के बाद अच्छी तरीके से, और फिर हम इसका सुखा देते हैं इसे छांव में। उसके बाद हम इसकी रोपण कर देते हैं, तो इसमें बीमारी कम आती है हमारी। जी बिल्कुल। तो प्राकृतिक खेती अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह से बीजामृत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीजोपचार के लिए। डॉक्टर शेखावत, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, बीज प्रतिस्थापन के बारे में आपने कहा था, बीज रिप्लेसमेंट करना भी बेहद ज़रूरी है। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें बताएं इसके बारे में कि क्यों ये ज़रूरी है, खासतौर पर रोगों से बचाव के नज़रिए से अगर देखें, और क्या इसमें लाभ है। देखिए, जो ओवरऑल सीड रिप्लेसमेंट सभी फसलों की हम बात करें तो अभी भी मतलब 10 से 15% ही है। यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी किसान भाई वो ही बीजों का उपयोग करते हैं जो उन्होंने पिछले साल फसल उगाई। अब कई फसलें हैं जैसे कि सरसों है, सरसों में तो जो आपके जो स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट है वो कम लगते हैं, तो उसमें इतनी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप दलहनी फसलों की बात करें तो उनको तो वैसे ही बचा के रखना बहुत मुश्किल है। तो इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पिछले साल का रखा हुआ बीज आप उपयोग कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल है। पहली बात तो आपका भंडारण इस तरह से होना चाहिए, और आप बार बार मतलब साल भर आप खेत में आप उसमें भंडारण का जो आपका कक्ष है उसमें संभालते रहे कि कोई कीट तो नहीं लगा, स्टोरेज पेस्ट तो नहीं है, तो इसलिए रिप्लेसमेंट जरूरी है। और उसके अलावा इनका जो पोटेंशियल है यानी अंकुरण की जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कम होती रहती है। तो जब आप नया बीज खरीदते हैं, फ्रेश बीज खरीदते हैं, तो कई बार ज्यादातर जगहों पर वो ट्रीटेड बीज ही मिलता है, आपको उपचारित बीज ही मिलता है। तो एक तो आपका वो एक फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस हो गया। उसके बाद जब आप उसको करते हैं तो अगर आप अंकुरण क्षमता उसकी 95% से ज्यादा होती है, वायबिलिटी भी 95% से ज्यादा होती है। तो और उसका आप पैकेट पे लेबल जरूर देखें, जैसे कि डॉक्टर मीना ने भी बताया कि आप एक विश्वसनीय स्रोत से आप बीज का आप स्रोत से आप खरीदें, आप बिल और पैकेट आप हमेशा रखें। और अगर आप किसी भी कारणवश आपको खुद अपना ही बीज अगर उपयोग करना पड़ता है तो आप 20% बीज दर को बढ़ाकर उपयोग करें ताकि अंकुरण आपका हो। और बीज उपचार के बारे में जहां तक आपने बात की और अमित जी ने भी बताया, कुछ और जैविक स्रोत भी हैं जैसे ट्राइकोडर्मा
ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये भी एक तरह की फफूंद है। फफूंद से ही जब हम बीजों को उपचार कर देते हैं, 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से ये लगता है। और कीटों के लिए नीम सीड कर्नल ऑयल या नीम की निबोली का जो सत है, उससे भी अगर आप अपने बीजों को उपचारित करें तो ये दोनों ही जैविक स्रोत है। तो इनसे अगर आप उपचारित करके लगाएं तो भविष्य में आपको बीमारियां और कीटों का नुकसान फसलों में कम होगा। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मीना, अब आपसे हम खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो खरपतवार है ये भी कई तरह के रोग पहुंचा देते हैं फसलों को, तो किस तरह से नियंत्रित करना चाहिए खरपतवारों को? बिल्कुल, देखिए जैसे रोग होते हैं कि हानिकारक कीट होते हैं, ये फसलों को नुकसान करते हैं जी। इसी प्रकार के ये जो हमारा जो वीड्स होते हैं यानी खरपतवार जो होते हैं, ये भी एक तरह से बायोटिक स्ट्रेस होता है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी जो फसल है उसके साथ करते हैं प्रतियोगिता जी, कंपटीशन करते हैं। तो ये क्या है कि जो न्यूट्रिएंट है यानी तत्व पोषक तत्व होते हैं, पानी होता है, प्रकाश होता है, हवा होती है, इन सबको ये ले लेते हैं तो फसल को नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमारी फसलों को कम से कम 30 से 35 दिन तक, बुआई के 30 से 35 दिन तक फसल में कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमने क्रॉप बोई है, जो हमने दलहनी फसल बोई है, उसके अलावा दूसरी कोई फसल उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूँ। वैसे तो रबी में खरपतवार की कमी हो जाती है, क्योंकि कमी आते हैं, लेकिन कुछ पक्के खरपतवार होते हैं वो आते ही है। जैसे आपका हिरणखुरी हुआ वो आएगा, सांठी हुआ वो भी आएगा। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने पेंडीमेथिलिन का इस्तेमाल किया होगा तो कोई भी आप इस पर खरपतवार आने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए मतलब बुआई से तुरंत बाद और अंकुरण से पहले इसका इस्तेमाल करना होता है। तो इसकी 900 ग्राम मात्रा को 600 लीटर पानी में मिला करके और इसका स्प्रे कर दिया जाए तो उसमें कोई भी खरपतवार नहीं आएगा। और इसमें बाद में पोस्ट इमरजेंसी सर्विसाइड का कोई इसमें स्कोप है नहीं। तो इसलिए पहले अच्छी जुताई करें, अच्छे खेतों को करें और हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें तो इसमें खरपतवार नहीं लगेंगे। बिल्कुल। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे खरपतवारों से छुटकारा पाने के लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं? मैम, हम प्राकृतिक खेती में हम अपना जो नलाई है अपनी खुरपे से नलाई करते हैं, जो इसकी पंक्ति से पंक्ति में बोया जाता है, हम पंक्ति से पंक्ति में बोते हैं। तो पंक्ति से पंक्ति में बोने में जो उसकी दूरी होती है उसमें हम हाथ की नलाई करते हैं अपनी, जैसे खुरपे से कर दी हमने उसमें, या कोई कल्टीवेटर ले लिया उसमें कर दी अपनी, तो उससे हमें जो है खरपतवार हमारा नियंत्रण हो जाता है। उसमें दिक्कत नहीं होती हमें, क्योंकि हम उसमें कोई स्प्रे नहीं मार सकते उसमें किसी भी चीज का। तो हम अपना नलाई के द्वारा ही हम अपने खरपतवारों को दूर करते हैं। और वैसे भी कम खरपतवार आते हैं हमारी जैविक खेती में, फिर भी कम खरपतवार आते हैं, तो हम अपना उसमें खुरपे से ही प्राकृतिक खेती में ये भी आपको एक फायदा है कि खरपतवारों की जो समस्या है वो कम ही रहती है, और करे तो फिर निराई कर सकते हैं आप। यहाँ पर डॉक्टर शेखावत, अब मैं फसल चक्र पर दोबारा आना चाहूंगी। फसल चक्र की बहुत अहमियत है। एक तो आपने बताया कि अगर उत्पादन बढ़ाना है तो उन फसलों को शामिल भी करना है, मिट्टी की सेहत भी इससे अच्छी रहेगी, अगली फसल को भी फायदा होगा। लेकिन अगर हम रोग नियंत्रण के नजरिए से देखें तो उसमें भी फसल चक्र की क्या महत्ता है? देखिए, मोनोक्रॉपिंग या लगातार आप जब एक ही फसल लेते रहते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कीट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती है फफूंदजन्य, उनके जो स्पोर्स हैं या उनके अंडे और जो छोटे सूक्ष्म उनके जो रेजिड्यूज हैं वो ज्यादा रहते हैं। अगर आप हमेशा एक ही एक फसल लेते आए हैं, इसलिए हम फसल चक्र को अनुमोदित करते हैं। तो इसमें अगर ऐसा आप पूरी फसल पूरा रिप्लेस नहीं करना चाहते तो मान लीजिए आधे क्षेत्र में अगर आप गेहूं ले रहे हैं तो आप आधे क्षेत्र में चना ले लीजिए, या एक तरफ अगर एक साल आपने रबी के मौसम में अगर चना लिया है तो अगले साल आप मसूर ले लीजिए। उसके अलावा इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं। तो इन जो उपायों से निश्चित रूप से ही एक जो उनका साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे एक साइकिल में आपके कीड़ों ने आपकी फसल को नुकसान किया, अब अगले साल तक वो उस फसल का वेट करते हैं, तो उनके जो लार्वा है, उनके डिंब हैं, उनके स्पोर्स हैं, वो मिट्टी में रहते हैं। तो इसका एक उपचार फसल चक्र के साथ साथ में, खास तौर पे जब आपका गर्मी का मौसम आता है तो उसमें आप एक गहरी जुताई कर दें। यानी कि जून के महीने में बारिश आने से पहले या मई के आखिरी में जब तापमान सबसे ज्यादा हो, उस समय आप एक गहरी जुताई करके मिट्टी को पलट के अगर खोल देते हैं तो इस तरह के जो कीटाणु बचे हुए उनका उसमें खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा कई बार उसको हम सॉइल सोलराइजेशन भी कहते हैं, यानी कि सूरज से ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबसे बड़ा डिसइंफेक्टेंट तो सूरज का प्रकाश ही है, तो वो अगर खरीफ के मौसम में आपने लिया तो उनका वो साइकिल ब्रेक हो जाता है। दूसरा, खरपतवार नियंत्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि फसल के एरिया में या खेतों के अंदर तो खरपतवार नियंत्रण करते हैं, लेकिन आपकी इरिगेशन की जो चैनल्स हैं, आपका खेत के बाहर का जो क्षेत्रफल है, उन सब में हम खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करते। तो वो खरपतवार भी इनके जो साइकिल है उनको पूरा करने में मदद करते हैं। ये अपने अंडे, डिंब और ये सब वहां डेवलप होते हैं और फिर आपकी फसल लगते ही आपके खेत में एंटर हो जाते हैं। तो आपको ओवरऑल एक मैनेजमेंट करना होगा जहां पूरे क्षेत्र को ही ध्यान रखना होगा कि खेत जो है वो भी सुंदर दिखे
दिखे, स्वच्छ दिखे, इसीलिए जो भी चीजें एक्स्ट्रा है जिनकी जरूरत नहीं है उन सबको दूर हटाइए, चाहे वो खेतों में फसलों के बीच हो या फिर सिंचाई जहां से हो रही है, पानी जहां से आ रहा है वहां पर हो, जैसे कि डॉक्टर शेखावत बता रही है, तो पूरी तरह से साफ रखें अपने खेतों को। तो फसल चक्र जरूर अपनाएं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मीना, जो पिछली फसल है उसके जो अवशेष रह गए हैं उनको किस तरह से उनका प्रबंधन किसानों को करना चाहिए कि वो कहीं से रोगों के वाहक न बन जाए अगली दलहन फसल के लिए, तो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे हमारे किसानों को? बिल्कुल, देखिए ये तो पहले से ही डॉक्टर कपिला ने बोला था कि जो पिछली फसल के जो अवशेष बच जाते हैं उसके थ्रू भी हमारे जो ये रोग है इनका भी मतलब स्प्रेड होते हैं भी। ठीक, तो पहली फसल के जो अवशेष है उनको बिल्कुल आपको निकालना होगा और या फिर उसको मिट्टी में मिलाना होगा, अच्छे से मिलाना होगा जी। क्योंकि उसमें कुछ न कुछ तो रोग रह ही जाते हैं, उनके जो माइसीलियस स्पोर होते हैं वो भी उसमें रह जाते हैं, तो वो कैरी हो जाते हैं अगली फसल के लिए। जब हम दलहनी फसल लाएंगे तो उसमें ये कैरी हो जाते हैं और हमारी फसल को वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जैसे डॉक्टर कपिला ने बोला था कि जो आसपास का एरिया है वहाँ भी आपको साफ सफाई रखनी है जी। क्योंकि सिर्फ खेत में तो हम लोग खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन जो आसपास का एरिया है वहाँ से भी कुछ अवशेष आ जाते हैं या मतलब वहाँ से भी कीटाणु हो या उनके बीजाणु जो भी हो वो साथ में आ सकते हैं, वो कभी भी क्रॉप के फील्ड में आ सकते हैं। तो इसलिए खेत की साफ सफाई बहुत जरूरी है और हो सके तो उसको इनकॉर्पोरेट करें खेत में ही, उनको सड़ा गला करके उसकी कंपोस्ट बना सकते हैं और इकट्ठा करके भी हम कंपोस्ट बना सकते हैं, लेकिन जलाए नहीं उसको जी, जलाना नहीं, बिल्कुल उससे नुकसान ही ज्यादा होगा, बल्कि उसका आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं खेत में। तो अमित जी आप बताएं हमें, आप किस तरह से फसल चक्र को अपनाते हैं, जो फसल के अवशेष है उनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए और रोगों से बचाव के लिए भी? हम जो फसल अवशेष बच गए हैं पिछली फसल के, उसके लिए हम अपना वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बनाते हैं। अच्छा। मतलब 180 लीटर पानी में हम 2 सीसी आती है अपनी इफ्को की या किसी भी कंपनी की आती है वो, उसमें तो उन्हें हम उसमें डाल लेते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर किसी भी मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से मिल जाता है, कहीं मिल जाता है, वो अपना डाल लेते हैं और उसमें 2 किलो हम गुड़ डाल देते हैं और उसे हम 1 हफ्ते के लिए रख देते हैं। उसके बाद जो हमारे फसल अवशेष हैं उस पर हम उसका स्प्रे कर देते हैं, तो हमारा वो जो है जैविक खाद भी बन जाता है और हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता शक्ति भी हमारी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर मीना और भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे हमारे किसानों को जो जैविक नियंत्रण करना चाहते हैं और रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो किस तरह से जैव नियंत्रण करें? देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। पहली बात तो हमें जो है ना, जो हमारे शस्त्र क्रिया हैं उन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग हर जगह तो आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना, रसायन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते होंगे, कई लोग नेचुरल फार्मिंग करते होंगे, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि वो पहले तो कल्चरल जो एक्टिविटी है, जो शस्य क्रिया है उनका उपयोग करें। जैसे गहरी जुताई हो गई, आपका फसल चक्र हो गया, रोग रोधी किस्में हो गई, उनका चयन करना बहुत जरूरी है और समय पर बुआई करें, ये सब करना है। फिर बाद में क्या है कि जो हमारा जो रेजिड्यू बच जाता है, जैसे कई बार यहाँ पंजाब में हरियाणा में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमारे पास एक पूसा डिकम्पोजर नामक एक हमारा घोल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल अमित जी भी करते हैं। जी ये भी करते हैं। तो जो किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या फिर नेचुरल फार्मिंग करते हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूसा डिकम्पोजर जो है वो 18 से लेके 20 दिन के अंदर अंदर आपका जो फसल अवशेष है उनको सबको सड़ा देगा, गला देगा और मिट्टी में मिला देगा। तो ये जल्दी आपका तैयार हो जाएगा खाद भी, और आपको जो आपकी जो गेहूं की जो फसल है उसको बोने में भी दिक्कत नहीं करेगा, समय पे सब कुछ मैनेजमेंट हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो बात हो गई कुछ उन उपायों की जो आप पहले से खेती के दौरान आप ध्यान रख सकते हैं ताकि रोगों की आशंका ना हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ रोग ऐसे हैं जो आ ही जाते हैं और हमारे किसानों को बहुत ही ज्यादा परेशानियों में डाल देते हैं। तो ऐसी कुछ खास जो बीमारियां हैं, रोग है, आइए उनके बारे में जान लेते हैं कि अगर इस तरह की बीमारी हो जाए तो एक तो उसके लक्षण कैसे हैं, आप कैसे पहचान कर सकते हैं और साथ ही उसका नियंत्रण फिर कैसे करें। तो ऐसे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर शेखावत, उकटा रोग के बारे में। विल्ट, इससे तो बहुत ज्यादा दलहनी फसलों के किसान परेशान है और बहुत ज्यादा नुकसान इससे हो जाता है। तो कैसे इसके लक्षण को पहचानें और क्या उपाय करें? जी, उकटा रोग जो है फसल की शुरुआती अवस्था में ज्यादा आता है। आप देखिए, आपकी फसल जब 6 से 7 सप्ताह की होती है तब एकदम से आपको लगेगा कि जैसे विल्टिंग हो गई है, पौधा खड़े खड़े एकदम सूख जाता है, पीलापन आता है। कई बार पैचेस में आती है और कभी कभी पूरा का पूरा खेत ही जो है वो इससे प्रभावित हो जाता है। तो इस रोग को पहचानना बहुत आवश्यक है, शुरुआती अवस्था में आता है।
है। उसके अलावा कुछ रोग हैं जो लेटर स्टेजेस में आते हैं, जैसे जिसके अंदर आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया पाउडरी मिल्ड्यू, उसके एक मुख्य समस्या आती है। उसके अलावा कुछ इनमें मसूर में खास तौर पर एक ऑल्टरनेरिया ब्लाइट करके भी एक जो आता है वो रोग आता है। तो इनका सही समय पर अगर हम पहचान करके नियंत्रण करें तो इनका नियंत्रण संभव है। लेकिन एक बार जब ये खेत में वृहत रूप पे आ जाते हैं तब कोई ज्यादा इसके अंदर भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। और दूसरा, जब अलग अलग हम विधियों की बात कर रहे हैं तो अलग अलग विधियां भी कई बार पर्याप्त नहीं होती, इसलिए हमको समेकित रोग प्रबंधन के बारे में ध्यान देना होता है, जिसके अंदर सारे आपको प्रिकॉशनरी मेथड जो डॉक्टर मीना ने बताए, उसके अलावा बीज उपचार और उसके अलावा फसल का सही समय पर, और कई बार हम प्रिकॉशनरी स्प्रे भी करते हैं। जिन खेतों में लगातार ये बीमारियां आती है, आप ये मानकर चलिए कि इस बार भी आएगी, या मौसम का पूर्वानुमान होता है कि भाई अभी बारिश आने वाली है, या ह्यूमिडिटी मान लीजिए 70% से ज्यादा होने वाली है, तो इन परिस्थितियों में भी इन रोगों का सही पहचान करके सही नियंत्रण, शुरुआत में हम कोई जैविक स्रोत भी कर सकते हैं। जैसे सल्फर जो है वो मुख्य रूप से बीमारियों से लड़ने की क्षमता मनुष्यों में भी और पौधों में भी देता है। तो सल्फर का भी अगर आप जैविक नियंत्रण चाहते हैं रोगों का, तो आप 8 से 10 किलोग्राम सल्फर को घोलकर अगर आप स्प्रे करते हैं प्रिकॉशनरी, जब बहुत अधिक प्रकोप ना हो, तो आप अर्ली स्टेज पे ये सब करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उक्टा की भी बात कर ली हमने, और भी कई रोग है जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू भी बता रही हैं, चूर्णी लासिता ये भी एक समस्या है। इसके अलावा रतुआ है, और भी बहुत इस तरह की जड़ गलन की समस्या आ जाती है कई बार। तो इन चीज़ों के बारे में भी बातचीत करेंगे कि इसके लिए क्या उपाय करें और वो कौन से उपाय आप अपना सकते हैं जिससे आप अपने दलहन की फसल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है सच के साथ में, जिसमें आज हम दलहनी फसलों के रोग प्रबंधन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीना उक्टा की बात कर ली है, जैसे कि चूर्णी लासिता का भी जिक्र किया है, और रतुआ भी एक ऐसी समस्या है जिससे कई दलहनी फसलें जो है प्रभावित होती हैं। तो क्या उपाय करें इसके लिए, और लक्षण क्या है इन रोगों के, ये भी बताएं। वैसे तो डॉक्टर कपिला ने बता ही दिया कि हमारे जो चने हैं, मसूर है, इनमें उक्टा रोग लगते हैं जी। और उक्टा रोग बहुत ही सीरियस बीमारी होती है जो कि हमारी दोनों फसलों को नुकसान करती है। तो देखिए इसमें लक्षण क्या है कि जैसे आपके जो खेत है उसमें जो चने की फसल जो खड़ी हुई है, पहले तो वो क्या है कि सूखा सूखा लगेगा आपको चना, चने का जो पौधा होता है वो सूख जाएगा, थोड़ा सा मुरझा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि वो येलो कलर में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद वो ब्राउन कलर भी हो जाता है बाद में। तो इस तरह से ये पैचेज में भी हो सकता है या पूरे खेत में भी हो सकता है। और जो ये उठा रोग है ना, ये किसी भी स्टेज में लग सकता है, चने के किसी भी स्टेज में लग सकता है, शुरू से लेकर आखिरी तक। उक्टा की बात कर ली हमने, चूर्णी लासिता के जिसे बुकनी भी कहते हैं कई क्षेत्रों में किसान, उसके लक्षण क्या हैं? देखिए पाउडरी मिल्ड्यू जो होती है ना, पाउडरी मिल्ड्यू मोस्टली क्या लगता है, ये जो हमारे मटर होता है ना, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं हमारे जो मटर के, उनमें एक पाउडर जैसा सफेद पाउडर आपको मिलेगा पत्ते के ऊपर जी। तो वो ये शो करता है कि इसमें ये पाउडरी मिल्ड्यू का रोग लग चुका है ना।
तो उसके कंट्रोल के लिए भी बताऊंगा मैं आपको कि उसका कंट्रोल, पहले तो हम बात कर ली हमने बीज उपचार की, लेकिन अगर लगी गया है और ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है तो हम लोग रासायनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग कार्बनडिज्म 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके घोल बना करके और हम छिड़केंगे तो उसका कंट्रोल भी हो जाएगा। जी जी। इसके अलावा कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि रोगों को फैलाते हैं जी। तो कीड़ों का भी हमको कंट्रोल करना होता है। जैसे व्हाइट फ्लाई है, सफेद मक्खी जो होती है, ये क्या है कि जो येलो मोज़ेक वायरस है उसको ये ट्रांसमिट करती है हमारी मूंग में, उड़द में और भी कई तरह की जो फसलें हैं उनमें ये ट्रांसमिट करती है, तो उनका कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करना होगा, जिससे क्या है कि हमारे हानिकारक कीट भी नहीं होंगे और इस तरह के रोग जो फैलते हैं वो भी इससे नहीं फैलेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर शेखावत, अब कीटों पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो हमें बताएं कि जो एफिड है, जिसे माहू या चेपा भी कहते हैं, वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसका नियंत्रण किस तरह से करें? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि इनमें मेजर जो है वो प्रोटीन कंटेंट है। प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है तो वो कीटों को और बीमारियों को ज्यादा आकर्षित करता है, खासतौर पर कीटों को हम 2 श्रेणी में बांट सकते हैं, एक काटने वाले और एक चूसक कीट। तो काटने वाले में आपने देखा होगा कि एक लटके जैसा आपको दिखाई देगा। कई बार जैसे हम घर में भी चने की वो खोलते हैं तो उसमें एक ग्रीन कलर का कैटरपिलर के जैसा आपको दिखाई देता है। तो ये सारे काटने वाले हैं। और थ्रिप्स जो हैं या एफिड्स जो हैं वो फसल में लगते हैं, जो चूसक कीट होते हैं। तो जो काटने वाले हैं उनके लिए शुरुआती अवस्था में अगर है, जो पत्तियों को काटते हैं, ग्रब्स होते हैं कई बार जो रात को आके सिर्फ पत्तियों को काट जाते हैं, उनके लिए आप क्लोरोफाइरिफॉस का पाउडर है वो आप ऊपर डाल सकते हैं। और अगर आप स्प्रे करना चाहें तो एक स्पाइनोसाइड नाम का एक कीटनाशक है, उसकी करीब 60 मिलीलीटर मात्रा आप 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा स्पाइरोमेथ्रिन भी है, उसकी मात्रा आप ध्यान से सुने 0.004%, बहुत ही कम इसकी कॉन्सेंट्रेशन से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और जो चूसक कीट हैं जिसमें एफिड, जेसिड और थ्रिप्स आते हैं, उनके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड यूज कर सकते हैं और उसके अलावा डाइमेथोएट भी आप यूज कर सकते हैं। डाइमेथोएट की करीब 1 लीटर मात्रा 600 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से, और जो इमिडाक्लोप्रिड है वो 3 लीटर पानी में आपको 1 मिलीलीटर मात्रा घोल के आपको स्प्रे करना है। और अगर आप कोई जैविक नियंत्रण चाहते हैं तो आप नीम के निम्बोली का सत आप ले सकते हैं, यूकलिप्टस के तेल का एक स्प्रे कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो हो सकता है आपको रसायनों पर ना जाना पड़े। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं अमित जी को इसलिए चर्चा में लाना चाहूंगी, आपने बताया था अमित जी हमें कि नीमास्त्र का इस्तेमाल आप करते हैं, तो किस तरह से तैयार करते हैं नीमास्त्र को और कब कब किन समस्याओं के समाधान के तौर पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं? मैम, जैसे नीमास्त्र हमारा हो गया, नीमास्त्र के लिए हम उसमें 5 किलो नीम की पत्ती और उसके लिए 2 किलो नीम की निबोली, उसके बाद उसमें हम उसे एक 180 लीटर पानी में घोल के डाल देते हैं 4 से 5 दिन के लिए। उसके बाद उसे छानने के बाद हम उसका 1 एकड़ के लिए स्प्रे करते हैं 180 लीटर पानी में। जो हमने 5 किलो निबोली और 2 किलो निबोली और 5 किलो नीम के पत्ते डाले थे उसका हम स्प्रे करते हैं। तो ये हमारे जो कीट हैं जितने भी, इनकी संभावना ना के बराबर हो जाती है। और इसके बाद हम एक चीज और बनाते हैं स्पेशल में अपना प्राकृतिक के लिए, जो हमारी लस्सी होती है ना, पुरानी छाछ, वो 15 से 20 दिन पुरानी या 1 महीना पुरानी हमारी छाछ होनी चाहिए। अच्छा। वो 5 लीटर छाछ और लगभग 1 किलो गुड़, ये हम मिलाकर इसे 4 से 5 दिन के लिए रख देते हैं। और उसके बाद हम इसे 180 लीटर पानी में मिलाने के बाद और 1 एकड़ खेत में हम इसका स्प्रे मारते हैं। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा कीट प्रबंधन है और इसके साथ साथ ये फंगस के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है जी, जो हमारा छाछ का है पुरानी का। मेरा भी एक प्रश्न है अमित जी से इसी संदर्भ में। जी जी तो अमित जी, ये दोनों स्प्रे हम एक साथ करें या कुछ समय के अंतराल पे करें, या मैम इन्हें दोनों को भी एक साथ मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अलग अलग मारना चाहते हैं तो अलग अलग भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्प्रे पर्याप्त रहता है या हम कुछ फिर 7-10 दिन के अंतराल 15 से 20 दिन के अंदर हम मार सकते हैं दोबारा से स्प्रे दूसरा भी। और क्योंकि जैविक है तो कोई नुकसान नहीं देता है कभी भी। बिल्कुल। तो जैविक नियंत्रण का ये एक बड़ा लाभ है कि इसमें फसल को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। तो डॉक्टर मीना, अब आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ और रोग कीट की समस्या जो अभी तक चर्चा में ना आई हो और आप हमारे किसानों को सचेत करना चाहते हो? रोगों का तो हमने बात काफी मतलब डिस्कस कर लिया है और हानिकारक कीटों का भी कर लिया है, लेकिन कभी कभी वायरस का भी प्रकोप देखने को मिलता है, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया था कि येलो मोज़ेक वायरस जो होता है वो हमारी मूंग की जो फसल है या उड़द की जो फसल है उन पर ज़्यादा इसका प्रकोप देखने को मिलता है, जो कि एक किसी खास कीड़े से फैलता है जी। ऐसे जैसे हमारा जो मटर होता है इसमें भी एक स्टेम फ्लाई होती है, स्टेम फ्लाई का भी प्रकोप देखने को मिला है। ठीक। और इसका जो आप कंट्रोल कर सके तो इसमें आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं, जैसे सल्फेक्स पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। तो शुरू में अगर आपको दिखता है कि हमारे जो खेत है उसमें 1 मीटर के दायरे में अगर 8 से 10
कीड़े मिलते हैं, तो इसका मतलब इनका प्रकोप काफी हद तक हो चुका है। तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो जैसे कि डॉक्टर कपिला ने बोला कि नीम का जो एक्सट्रैक्ट होता है, नीम कर्नल का एक्सट्रैक्ट जो होता है वो 5% भी ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि नीम का ऑयल मिलता है मार्केट में आजकल, तो नीम का ऑयल की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो 1% ऑयल लेके और आप उसका घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो उसमें ज़्यादातर हानिकारक कीट का प्रकोप नहीं होगा और कुछ रोग भी उसमें नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो आपने विस्तार से अब तक तो जान लिया कि किस तरह के रोग और कीट लग सकते हैं और इनका नियंत्रण आपको कैसे करना है। आइए इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो कुछ और ऐसे कारकों की बात कर लेते हैं जिससे कि आपकी फसल को नुकसान हो सकता है या फिर उत्पादन या उत्पादकता प्रभावित हो सकती है, या फिर बढ़ाएं कैसे, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर शेखावत आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो दलहनी फसल के किसान हैं उन्हें दालों का भंडारण भी करना पड़ता है, क्योंकि बाजार की अनिश्चितता रहती है और ऐसे में कई बार अगर उचित दाम नहीं मिल रहा है, थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं तो भंडारण करेंगे। लेकिन भंडारण के दौरान उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको नुकसान ना हो, गुणवत्ता बरकरार रहे? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फसल की एक तो सही अवस्था में कटाई हो। अगर आप जल्दी काट लेते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया कि ज़्यादातर जो दलहनी फसलें हैं उनके अंदर सिंक्रोनस मैच्योरिटी नहीं आती, यानी कि फलियां ज़्यादातर बहुत बार एक साथ नहीं पकती। मूंग के अंदर हम 2 या 3 पिकिंग करते हैं, तो अगर आपने सही समय पर अगर पकी हुई ज़्यादा फलियां नहीं ली, अगर आपने कच्चा अगर उसको काटा है तो उसके अंदर फफूंद जनित जो कीट है या फफूंद या कीटों का जो प्रकोप है वो ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा काटने के बाद भी जब हम थ्रेशिंग करते हैं तो भंडारण से पहले उसको बहुत अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें नमी 10% से अधिक ना हो। 8 से 10% तक अगर आप इसका स्टोरेज करते हैं तो फफूंद से और कीटों से इसका बचाव हो सकता है। अब भंडारण जहाँ करते हैं, भंडारण कक्ष को आपका बहुत ध्यान रखना होगा, अच्छे से उसकी साफ सफाई करें और वो उसमें मतलब वेंटिलेशन या मतलब उसमें वातन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप स्टोरेज से पहले उसके अंदर आप एक स्प्रे कर सकते हैं जिसके अंदर पायरिथ्रिन है या डेल्टामेथ्रिन है, इन दोनों ही जो रसायन है उनका आप स्प्रे करें। हर बार जब भी स्टोरेज करें उससे पहले आप उसके अंदर सफाई करें, पुताई वगैरह करें, उसमें किसी भी प्रकार की नमी ना हो और वो आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर से थोड़ा एलिवेटेड या ऊंचा होना चाहिए ताकि बारिश का पानी उसमें ना घुसे। आप स्टैक करके रखें सभी बोरियों को, बिल्कुल जमीन से लगा कर ना रखें। अगर आप कुछ भी ना हो तो लकड़ी का फट्टा या ईंटों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और रेगुलर इंटरवल पे आप उसके अंदर फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं अगर आपका बड़े वृहत लेवल पे अगर इसका स्टोरेज है तो, जिसमें आप एल्यूमिनियम फॉस्फाइड कर सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड का आप फ्यूमिगेशन करके 2-3 दिन आप फ्यूमिगेट करके रखिए, फिर आप खोल के उसके अंदर वातन कर देते हैं तो एक स्पेल में आपको इन कीटों से मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर मीणा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी चुनौती किसानों के सामने मौसम की तरफ से भी आती है। अगर तापमान जरूरत से ज्यादा हो गया, दाने भरने का समय है या फिर उस समय बेमौसम बारिश हो गई है तो भी जो उत्पादन है वो प्रभावित हो जाती है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या कुछ उपाय है, आपको सुझाव देना चाहेंगे इस स्थिति के लिए? हाँ, देखिए, जैसे कि आपने बात की मौसम की, तो मौसम अभी जो रबी का मौसम चल रहा है इसमें एक तो क्या होता है कि आपको पता है जो फसल होती है उसकी बुआई का समय तापक्रम अलग होता है, जब उसकी पुष्पावस्था होती है उसमें तापक्रम अलग चाहिए और जब हार्वेस्टिंग होती है उसकी फसल कटाई होती है उस समय तापक्रम अलग चाहिए। तो ये अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तापक्रम की आवश्यकता पड़ते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, वेदर का जो मौसम खराब होने का जो सिलसिला है कई बार चल जाता है कि कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, कभी बरसात होती नहीं है। तो उसके लिए यही है कि अभी एक तो जैसे हमारी जो अभी फसल है वो अभी चने की है, मटर की है और मसूर की है, ये करीब करीब 1.5 महीने की हो चुकी है और काफ़ी जगह 1 महीने की भी है और काफ़ी जगह 15 दिन की है। तो अभी किसान भाई बो भी रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इस समय तो जो बारिश होगी तो उसमें नुकसान नहीं करेगी, लेकिन जब फूल आएंगे, फूल की जब अवस्था होगी, जब फूल पूरी तरह से फूल आ जाएंगे फसल में, तो अगर उस समय बारिश होती है तो ये नुकसान का बहुत बड़ा एक कारण बनता है जिसमें हमारी जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। दूसरा क्या है कि सर्दियों में रबी की जो फसल होती हैं इसमें एक पाला का भी प्रकोप देखने को मिलता है कि मौसम जब बदलता है, तापक्रम बहुत नीचे चला जाता है, जब माइनस में आ जाता है तो उस समय क्या है कि पाला का प्रकोप हमारी चने की फसल में देखने को मिलता है। मसूर फिर भी थोड़ा टॉलरेंट है, लेकिन जो चना है वो बहुत सेंसिटिव है। ऐसे हमारी अरहर की जो फसल है वो भी इसके बहुत सेंसिटिव है। तो जो लंबे अवधि की जो फसल होती हैं अरहर की वो पाला से प्रभावित होती हैं। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि अगर पाले की संभावना आपको लगती है, आपको लगता है कि आज बिल्कुल मौसम बहुत क्लियर है,
धूप अच्छी निकली हुई है, तो ये मान के चलो कि जनवरी का महीना है तो डेफिनेटली पाला गिरने की संभावना है। तो उसके लिए आप चाहे तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका घोल आप छिड़क सकते हैं शाम को। तो इस तरह से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। बिल्कुल। और अमित जी, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आप दलहनी फसलों से अच्छा लाभ लेने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तुड़ाई के बाद अगर कुछ खास चीज़ें आप करते हैं, सावधानियां रखते हैं, या फिर किसी तरह से मूल्य संवर्धन करते हैं कि और बेहतर आपको मुनाफा हो? तो मैं चाहूंगी कि आप किसानों को बताएं कि आप अच्छे लाभ के लिए क्या करते हैं। मैम, हम जो हमारी दलहनी फसलें हैं, जैसे हमारी मसूर हो गई, चना हो गया, या कोई भी और मटर हो गया, अरहर हो गया, कोई भी दाल हो गई हमारी, हम उसके लिए अपना वैल्यू एडिशन करते हैं। मतलब हम उन्हें पैक करते हैं, उनका मतलब जैसे हमारी मसूर की दाल हो गई, उसे हम स्पेलर में अपना डाल के और उसका वैल्यू एडिशन करने के लिए मतलब हम उसे 2-3 तरीके से दाल बनाते हैं। उसकी लाल दाल हो जाती है उसकी, और पूरी स्यावत अपनी उसकी जो अपनी मसूर की दाल है उसको भी हम अपना वैल्यू एडिशन करने के बाद हम उसे पैक करते हैं और मार्केट में उतार देते हैं, जिसका हमारा बहुत अच्छा रेट मिलता है। और हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल के लिए खुद आगे आना होगा, खुद अपने आप पैक करना पड़ेगा, उगा तो हम रहे हैं, लेकिन हम उसे पैक भी करेंगे। पैक करने के बाद हम उसे मार्केट में लेके जाएंगे, और मार्केटिंग भी अगर हम अपने आप करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एफपीओ के माध्यम से, जैसे हमारा एक एफपीओ चलता है, हम अपने एफपीओ के माध्यम से उसे आगे बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा। और उसमें हमारा सहयोग रहता है, हमारा जैसे हमारा कृषि विभाग हमारा सहयोग करता है। उसके बाद हमारा जैसे केबीके हो गया, केबीके अमरोहा हो गया हमारा, और कृषि विभाग अमरोहा हो गया, ये भी हमें जैसे हमारे मेले लगते हैं जगह जगह पे, ये हमें आगे बढ़ाते हैं मेलों के लिए। साल भर में कम से कम 8 से 10 मेले हो जाते हैं हमारे एफपीओ के माध्यम से और कृषि विभाग के माध्यम से, केबीके के माध्यम से। तो ये हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, और हमारी जो फसलें हैं उनका हमें उचित मूल्य मिलता है मेलों। तो दलहन किसान जो है उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। उनमें से एक खास चुनौती के बारे में तो आज हमने चर्चा की, रोग प्रबंधन, लेकिन और बहुत सारी जो चुनौती हैं उनका समाधान चाहते हैं। तो जैसे कि अमित जो बता रहे हैं अपने अनुभव से कि एफपीओ से जरूर जुड़े, किसान उत्पादक संगठन से, इससे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है, प्रशिक्षण भी मिल जाता है, जानकारियां मिल जाती है। और आज के इस कार्यक्रम में भी मुझे उम्मीद है बहुत सारी जानकारियां आपको मिली होगी कि किस तरह से आप अपने दलहन उत्पादन को बढ़ा सकते हैं रोग नियंत्रण करके, और इसके अलावा भी क्या उपाय आपको अपनाने चाहिए। तो खासतौर पे दलहन उत्पादन के मामले में उत्पादकता की खासतौर पे अगर बात करें तो आज की परिस्थिति ये है कि 851 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता है, और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत लक्ष्य हमारा यह है कि 1150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हो जाए। इसके लिए ये तमाम उपाय जो हैं, जो आज आपने कार्यक्रम के दौरान जाना, इसे आपको जरूर अपनाना चाहिए। इसके अलावा भी किसी तरह की शंका है तो कृषि वैज्ञानिकों के साथ जरूर संपर्क करें, और समस्याओं का समाधान आपको मिलता रहेगा। और देखते रहे डीडी किसान, यहाँ पर भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर मीना, डॉक्टर कपिला शेखावत और अमित जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारियां आज आपने दी हमारे दलहन किसानों को। और इसी के साथ सच के साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। आज हम बात करेंगे उस कमोडिटी की 40,000 करोड़ रुपए का नया कारोबार आपकी राह ताक रहा है कि 2030 तक कमोबेश 1,20,000 करोड़ रुपए का यह बाजार हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर जाएगी, जो आप आंकड़ा बोल रहे हैं उससे भी आगे भारत अचीव कर सकता है।
क्योंकि सैफरन एक ऐसा क्रॉप है जिसको निश क्रॉप बोलते हैं। इंडोर में भी क्लाइमेट दे देते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो जाती है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जर्मनी के एटलन गांव ने एक वैश्विक प्रतियोगिता में टोक्यो और हांगकांग जैसे शहरों को पछाड़ा। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। महाराष्ट्र के सतारा जिले के किसान मनोहर जी के फार्म पर आई हैं रुड़की उत्तराखंड की प्रतियोगी डॉक्टर अंशु राठी। पहला मिनी टास्क ऐसा है कि आधे घंटे में हम कितना माल तोड़ सकते हैं। एक का वजन है 175 ग्राम। हमारे जो लेडीज है 15-16 बॉक्स बनाते हैं। जो टारगेट था ना वो पूरा करना, दैट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट। चेहरे पे तो मुस्कुराहट है लेकिन धड़कनें क्या कह रही हैं? अंदर से डिप्रेशन है सर। खेत खेत में कुछ जीतेंगे कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।